Assalamu alaikum and welcome to the network security course. Currently, we are studying about network security topics. और network security topics के अंदर जो अगले 2 lectures हैं, they are closely related to the topic of achieving security on the network device which is known as a switch, जिसको हम Ethernet switch भी कहते हैं. और हम basically जो थीम हमारी है उसी के ऊपर बात करेंगे, which is the hardening or the security hardening of devices. हम पिछले सीरीज ऑफ लेक्चर्स में जो एंटरप्राइज की टोपोलॉजी है, एंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर है, उसके अंदर हमारी थीम, हमारा फोकस ये रहा है कि चाहे डेटाबेस हो, एप्लीकेशन हो, राउटर हो, स्विच हो, आईपीएस या आईडीएस हो, हमारे सर्वर्स हों यानी कि सिस्टम्स हों, हमारा लैपटॉप्स हो, वर्क स्टेशंस हों, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर में लाई करता है, उसको हमें हार्डन करना पड़ता है, यानी कि सिक्योरिटी की ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हमें उसमें करनी पड़ती है जिससे कि एक अटैकर को एक्सप्लॉइट करने का चांस ना मिले. सो वी प्रोटेक्ट आवर मशीन्स एंड वी हैव टू कॉन्फ़िगर द डिवाइसेस, the systems, the databases, the applications, all of these components which lie in our network, we have to configure them in a way which protects that particular entity. चाहे वो switch है या वो server है या वो router है या जो भी चीज़ है. Now coming back, हम ये देखेंगे in today's lecture and in the next lecture as well. We will actually take a deep dive into a very important component जो कि हम एवरीडे लाइफ में जब काम करते हैं, अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, अपने एंटरप्राइज नेटवर्क पे काम करते हैं, हमारी सारी की सारी जो नेटवर्क की ट्रैफिक होती है वो स्विच में से ज़रूर गुजरती है. वी विल जस्ट टॉक अबाउट अ स्विच इन मोर डिटेल जस्ट शॉर्टली. सो स्विचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल कंपोनेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी नेटवर्क. और स्विच के बगैर एक नेटवर्क प्रॉबेबली कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता. सो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम डीप डाइव लेते हुए ये एग्जामिन करेंगे कि एक स्विच को सिक्योरिटी हार्डन करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट लेयर 2 सिक्योरिटी, यानी कि OSI मॉडल का जो लेयर 2 है जिसको डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं. द डेटा लिंक लेयर और लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल provides the functional and procedural means to transfer data between network entities with interoperability and interconnectivity to other layers of the OSI model. But from a security perspective, data link layer presents its very own challenges. Network security is only as strong as the weakest link, and layer 2 is no exception. Applying first-class security measures to the upper layers, meaning layer 3 and above, does not benefit your network if layer 2 is compromised. Switches offer a wide range of security features at layer 2 to protect the network traffic flow and the devices themselves. So as we see, layer 2 के ऊपर बहुत सारे ऐसे features हैं जो हमें implement करने पड़ते हैं. और जैसे हमने स्लाइड में भी देखा, आप OSI मॉडल के सारे लेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करते हैं. लेयर 2 के ऊपर ईथरनेट ट्रैफिक ट्रैवल करती है. और अगर आप आईपी के नेटवर्क पे काम करें, व्हिच मोस्ट प्रोबब्ली यू आर वर्किंग ऑन अ TCP/IP नेटवर्क, व्हिच मींस दैट यू आर प्रोबब्ली यूजिंग टेलनेट एंड FTP एंड वर्ल्ड वाइड वेब, एंड दैट ट्रैफिक इज ऑल ट्रैवलिंग ओवर IP. जब लेयर 2 पे हम आते हैं तो दिस इंफॉर्मेशन ऑफ IP इज एनकैप्सुलेटेड, यानी it's packaged in an Ethernet frame, because a switch does not understand anything else other than an Ethernet frame. और Ethernet frame का जो payload है, जहाँ पे customer का इनकी information जाती है, in that frame portion, we actually get the whole IP packet. It goes into the Ethernet frame in that part, which is the payload. The Ethernet frame has a destination address and a source address, and they are MAC addresses, जैसा कि हम अभी देखेंगे. तो लेयर 2 के ऊपर अपनी टर्मिनोलॉजी है.
और वो क्या टर्मिनोलॉजी है, लेट्स टेक अ लुक कि लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल यानी डेटा लिंक लेयर के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चलते हैं और क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है विद विच वी नीड टू बी फेमिलियर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेयर 2 टर्मिनोलॉजी, जो कि हम अगले 2 लेक्चर्स में इसकी डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें स्विच भी है, देयर इज द डेटा लिंक लेयर, देयर इज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, देन देयर इज द स्विच पोर्ट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, dynamic host configuration protocol, spanning tree protocol, and the virtual LAN or the VLAN. So this is all terminology. So let's talk about each of these terminologies one by one, ताकि हम refresh कर लें कि ये जो concepts हैं जिसकी हम बात करेंगे बाद में security की, तो ये जो terminology है we can quickly review them ताकि आपको understand करने में आसानी रहे. First of all, we have a switch. Now a switch is a hardware device which is used to connect different devices. For example, what devices? Computers, IP phones, printers जो network पे लगते हैं, वो सारे के जब local area network पे connect होते हैं तो they connect to a switch. और जो इसका पुराना नाम है, it used to be called a bridge. And then of course this developed into the switch. Now switches are developed by many companies. Cisco is one of them. उसके बाद 3Com, and then there is now Juniper who also makes switches. इसके अलावा और बहुत सारी companies हैं जो कि switches बनाती हैं. And as we had discussed, a switch is a very basic and important part of a local area network. और switches करते क्या हैं? Basically, they help to transfer the information, meaning the Ethernet frames, from one part of the network to the other. और Ethernet protocol के ऊपर ये काम करते हैं. So then we talk about the data link layer. So the first layer is the physical layer जिसके ऊपर electrical signals travel करते हैं. Then we have the second layer which is the data link layer. And at the data link layer we have some type of layer 2 protocol जो कि काम करता है. For example, Ethernet is one of them. And then there are other types of layer 2 technologies that can work at layer 2 to connect different devices on the local area network. हम एक layer और ऊपर जाते हैं. We have the IP layer जिसके ऊपर routing perform होती है. एंड राउटिंग में जब हम राउटिंग परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली वी गो ऑन द वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि हम लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर निकलते हैं. तो दैट वाज द डेटा लिंक लेयर जिसको हम लेयर 2 भी कहते हैं, एंड दैट इज लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल. देन वी हैव द मैक एड्रेस, MAC फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. ये जो मैक है, media access control, this obviously is terminology which belongs to Ethernet or the layer 2. When we want to connect a computer to the network, meaning the Ethernet network or the local area network, तो हम उसको plug in करते हैं एक केबल को, उसके आगे कनेक्टर लगा होता है RJ45 का, उसको हम एक पोर्ट के अंदर RJ45 के पोर्ट के अंदर जब कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के पोर्ट के अंदर, तो that port actually belongs to a network interface card जिसको हम NIC भी कहते हैं, NIC NIC. And that network interface card has a unique address, and that unique address is also called a burned in address. तो आपको याद आएगा, आपने नेटवर्क कोर्स में ये पढ़ा होगा. The burned in address is the BIA, or burned in address. So that stands for burned in address. और इसका मतलब ये होता है कि फैक्ट्री के अंदर जब वो कार्ड बनता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो दैट कार्ड इज मेड टू वर्क ऑन अ प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल ईथरनेट एट द हार्डवेयर लेवल, एंड द एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज दिस पर्टिकुलर NIC और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड is the media access control address. When an Ethernet frame travels through switches and through the local area network, तो जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उस फ्रेम का, उसने एक्चुअली जाना किसके पास है, दैट इज द मैक एड्रेस, एंड दैट मैक एड्रेस इज द सेम एड्रेस जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से डिफाइन होता है. नाउ वी टॉक अबाउट स्विच पोर्ट. स्विच पोर्ट क्या होता है? स्विचेस आर द हार्डवेयर डिवाइसेस, लाइक वी सेड, हमने अभी उसकी बात की कि स्विचेस लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होते हैं. दे कम इन 12 पोर्ट, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट. तो जितने पोर्ट्स होते हैं उतने ज़्यादा आप डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ स्विच पोर्ट.
Then we come to address resolution protocol. Address resolution protocol is a protocol जो कि TCP/IP stack का part है, और क्योंकि हम IP को यूज कर रहे होते हैं, for example, we may be using FTP, we may be trying to telnet. I'm sitting on the local area network and I want to telnet to a server which is also on the same local area network. और जब मैं telnet करता हूं तो I will type a command telnet and an IP address. जब ये IP address मैं type करता हूं तो this information travels, obviously is processed by the computer, और जो TCP/IP का प्रोटोकॉल स्टैक है कंप्यूटर के अंदर, वो उस IP एड्रेस को लेकर एक IP का पैकेट बना के एक ईथरनेट फ्रेम के अंदर डाल के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से बाहर निकालता है. नाउ we need to do a translation over here because I want to talk in IP, but the information that will travel over the local area network is not really IP. It is IP, but it's packaged or encapsulated within an Ethernet frame. And we will need to do a translation from IP address, meaning कि मैं telnet जिस सर्वर को कर रहा हूँ उसका IP address मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका MAC address नहीं पता. So address resolution protocol ARP is the protocol. जब आपको IP address पता हो और आपको MAC address चाहिए तो ये IP address को convert करवाता है into MAC address. और वो काम कैसे करता है? वो काम ऐसे करता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसको जब IP address पता होता है, it sends a broadcast on the Ethernet network saying that which is the computer or device which has X IP address, meaning this IP address, please reply back with your MAC address. So this broadcast is sent on the network, सारे computers को मिलता है, और जिस computer का IP address configured होता है, the IP address जिस जो मैंने supply किया हुआ है, that is known by me, क्योंकि मैं telnet करना चाहता हूँ उस IP address पे, वो वाला computer is the only one that actually sends an Ethernet frame back saying that yes, I am the IP address, I am the computer with X IP address and this is my MAC address. And now the sending computer has the IP address and the MAC address of the destination, and it is capable of putting the destination MAC address as a result of what we got back from address resolution protocol. यानी quick summary इसकी ये है कि address resolution protocol Ethernet network के ऊपर IP address जब हमें पता हो और हमें MAC address ना पता हो तो हमें MAC address दिलवाता है, it gets it for us. The next one is dynamic host configuration protocol, DHCP. ये क्या करता है? This is also a protocol which belongs to the TCP/IP stack, और इसका purpose basically ये है कि हो सकता है हमारे local area network पे 500 computers हैं, 500 computers. Network administrator has to give each computer an IP address, and it's very difficult to control this because आपने शायद देखा हो कि जहाँ DHCP नहीं चलता वहाँ पे users manually configure करते हैं अपना IP address. कई दफ़ा overlap हो जाता है और फिर आपकी screen पे message आता है that there is a conflict, address conflict. Now, DHCP is the solution, and this is also can be used or can be thought of as a security feature, because जब आप कंप्यूटर नेटवर्क पे लाना चाहते हैं या ऑन करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाती है फ्रॉम द कंप्यूटर और वो ब्रॉडकास्ट जाती है लुकिंग फॉर अ DHCP सर्वर, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का सर्वर, और सर्वर के अंदर एक रेंज डिफाइन होता है फॉर इशुएंस ऑफ IP एड्रेसेस बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन दैट वी हैव डन or based on what we want to do. The server will issue an IP address for a specific time period to the computer. इसका फायदा ये होता है कि duplication of IP addresses avoid होती है, और इसका एक और भी बेनिफिट है. इसका दूसरा बेनिफिट DHCP का ये है that we can also configure additional parameters जो कि कंप्यूटर को चाहिए होते हैं to work. For example, the default gateway. Default gateway का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर मैंने अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है तो मैं किस स्टेशन को, किस वाले डिवाइस को मैं ट्रैफिक भेजूंगा, एंड दैट विल देन हैंडल इट फॉर मी. So DHCP is very useful, and it issues, the DHCP server issues IP addresses, but as we will just see, there are some security concerns related to DHCP as well. Then we have spanning tree protocol, which is
which is mentioned as STP, Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol का क्या पर्पस है? यूजुअली हम ये देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे स्विचेस आपस में इंटरकनेक्ट हुए होते हैं. हम एक स्विच कोर स्विच होता है, उसके आगे के एक्सेस स्विच लगाते हैं. हो सकता है कि ये वाला एक्सेस स्विच जो है वो कोर स्विच से 2 पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, एंड दैट इज मे बी फॉर रिडंडेंसी, एंड देयर मे बी अ वेब ऑफ एक्सेस स्विचेस कनेक्टेड टू ईच अदर. कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम स्विचेस को जब कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वी फॉरगेट दैट वी आर क्रिएटिंग अ लूप. लूप का मतलब ये कि द सेम डिवाइस इज कनेक्टेड in 2 different directions to another device or a series of devices, and the traffic may just move around in circles. और जब traffic circles में move around करेगी, this would be because of a loop, and a loop is also called a broadcast storm. क्योंकि जब traffic loop करने लग जाती है तो वो घूमती जाती है और traffic gather होती है और वो clog कर जाती है हमारे नेटवर्क को, मीनिंग कि हमारी नॉर्मल ट्रैफिक पे ट्रैवल नहीं कर सकती, एंड हमारी ट्रैफिक जो है वो इट जस्ट कीप्स गोइंग राउंड एंड राउंड इन द नेटवर्क एंड डजंट रीच इट्स डेस्टिनेशन. दिस कैन ब्रिंग डाउन द नेटवर्क एज वेल. स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज दैट प्रोटोकॉल जो कि लूप्स को आइडेंटिफाई करती है नेटवर्क में और एक्स्ट्रा पोर्ट्स को बंद कर देती है. इसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म है जिससे कि ये काम करता है. इसमें एक रूट डिसाइड होता है, जो स्विच जो है एक सेंट्रल स्विच डिसाइड होता है, और फिर जो रिडंडेंट या एक्स्ट्रा पाथ्स हैं उन पाथ्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ये बंद कर देता है उन पोर्ट्स को, जिससे कि लूप क्रिएट हो सकता है. सो इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोटोकॉल और ईथरनेट का ये पार्ट है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव वर्चुअल लैन और VLAN. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ VLAN? हम ये देखते हैं कि जब एक स्विच कनेक्ट होता है तो उसके ऊपर हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं. हम एक नेटवर्क जो है हम वॉइस के लिए यूज करना चाहते हैं, और फिर उसी लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर आई वांट टू सेग्रीगेट द ट्रैफिक एंड आई वांट टू यूज अनदर काइंड ऑफ अ LAN or a virtual LAN, and I want to send data traffic on it. I may have another VLAN for different floors. हो सकता है मेरी बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स हैं, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो एक ही नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल ना करे. उसका रीज़न ये है कि हम जब ईथरनेट के ऊपर काम करते हैं तो उसमें ब्रॉडकास्ट भी जाती हैं. जैसे हमने देखा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP वो ब्रॉडकास्ट भेजता है, DHCP जो है वो ब्रॉडकास्ट भेजता है. ब्रॉडकास्ट हर पोर्ट पे, हर स्विच के हर पोर्ट पे बाहर जाती है ट्रैफिक. सो वी ऑब्वियसली वांट टू मिनिमाइज द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक. जब हम VLAN बनाते हैं तो हम सेग्रीगेट कर रहे होते हैं नेटवर्क को, मीनिंग हम कट कर रहे होते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क को इनटू स्मॉलर पार्ट्स. उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसका सिक्योरिटी का भी एडवांटेज है, और उसमें ये भी एडवांटेज है that we are limiting the broadcast domain just to make sure कि broadcasts बहुत ज़्यादा infiltrate और travel ना करें हमारे network के ऊपर. So VLANs are very very useful for us. This was just a quick summary कि हमारे जो layer 2 की terminology है वो क्या है. अब हम देखते हैं कि जो threats हैं layer 2 के ऊपर वो किस किस्म के हैं. So let's look at the types of layer 2 attacks. First of all, we have the CAM table overflow MAC attack. Switches do not have unlimited memory. Hence, the CAM table has a fixed allocated memory space. जो CAM table है, it is actually the table जो कि switch की memory जहाँ reside करती है. This makes the switch vulnerable to exploitation from sniffing by flooding the switch with a large number of randomly generated invalid source and destination MAC addresses until the CAM table fills up and no new entries can be accepted. When this happens, the switch cannot handle any further frames and acts in a hub mode in which it broadcasts all the received frames to all the ports on the switch, essentially turning it into one big broadcast domain. Now, there is the CAM overflow attack. Switches के अंदर कुछ memory होती है. Memory के अंदर स्विचेस स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किस पोर्ट के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है. दिस इज हाउ द स्विच डिसाइड्स वेयर टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक. जब एक स्विच के पास ट्रैफिक आती है, यानी कि एक मैक फ्रेम आता है, यानी कि लेयर 2 का एक फ्रेम आता है ईथरनेट का, तो स्विच ने डिसाइड करना होता है कि कौन से वाले पोर्ट पे मैंने इस ट्रैफिक को बाहर भेजना है.
and obviously switches build a table which is called a CAM table, or CAM table consumes memory. Now if we fill up this CAM table by attacking, यानी कि हम उस एक पोर्ट के ऊपर या बहुत सारे पोर्ट्स के ऊपर हम इनवैलिड सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस को भेजना शुरू कर दें, तो जो कैम टेबल है वो क्विकली भरना शुरू हो जाएगा. जब कैम टेबल भर जाता है तो स्विच का ये अनफॉर्चुनेटली कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई और मेमोरी स्पेस नहीं बचती, तो जो भी अगला फ्रेम आता है उसको वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी कि सारे पोर्ट्स के ऊपर भेज देता है. सो in some types of attacks, which is called a CAM overflow attack, an attacker will use software to fill up the CAM table, and then whatever traffic comes is going to be broadcast, and this obviously is going to cause network traffic issues on a network. So let's look at the MAC spoofing attack next. MAC spoofing attack क्या होता है? MAC spoofing is a technique used to spoof source MAC addresses to impersonate other hosts or devices in a network. This is different from an ARP spoofing attack. उसके अंदर क्या होता है, यानी ARP spoofing attack के अंदर क्या होता है? In ARP spoofing, the switch is misguided by poisoning the ARP cache, whereas with MAC spoofing, the switch is confused to believe two ports have the same MAC address, thereby forcing the switch to attempt to forward frames destined for the trusted host to the attacker. तो MAC spoofing attack के अंदर switch का जो CAM table है उसको इस तरीके से alter किया जाता है कि switch को ये लगता है कि एक ही जो MAC address है वो दो या उससे ज़्यादा ports पे connected है, and then obviously the switch is going to get confused and it will not know where to send the traffic, and possibly the switch will go to the attacker rather than it will go to the actual intendee, यानी कि जहां हमने actually उसको भेजना था. An ARP spoofing attack is a method in which an intruder attempts to disguise its source MAC address by impersonating another host on the network. In ARP spoofing, the switch is misguided by poisoning the ARP cache. ARP spoofing is generally motivated to aid in making other denial of service and man-in-the-middle type attacks possible. Now in ARP spoofing, हमने अभी previously देखा था कि MAC spoofing attack जो है वो क्या होता है. Now in ARP spoofing, address resolution protocol, हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि address resolution protocol काम कैसे करता है. It is for the conversion of an IP address to a MAC address. Now, a broadcast, when it is sent into the network asking okay, which is the computer which has X or a particular IP address and what is your MAC address, तो उसके अंदर जो है एक gradually switches और जो computers हैं वो एक ARP cache जो है वो develop कर देते हैं, और ARP cache जो है उसके अंदर IP addresses और MAC addresses की mapping होती है. And when the computer wants to send traffic, तो वो when it sends an ARP request और उसका response आता है, तो a computer may be wanting to talk to 5, 10 or a number of other devices on the network, and that computer will gradually build a bigger and bigger ARP cache. So ARP cache को जब modify किया जाता है, उसको poison किया जाता है, and that can be done with the help of gratuitous ARP. यानी कि आप एक ARP का ऐसा मैसेज भेज रहे हैं जो कि डिसेप्टिव है और गलत है. इसकी एक्चुअल यूजेज कैसे होती है और इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, हम थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे. बट दी ARP स्पूफिंग अटैक का बेसिकली ये मकसद होता है कि आप ARP कैश को पॉइजन करते हैं, यानी कि उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, और दिस इज यूजुअली यूज्ड एज अ स्टेप to perform a denial of service attack or a man-in-the-middle attack. Then we have spanning tree attacks. So spanning tree protocol, जैसे हमने देखा, these type of attacks are methods whereby the intruder assumes the identity of a root bridge in the topology by broadcasting forged bridge protocol data units, जिसको हम BPDUs भी कहते हैं.
bridge protocol data units messages in an attempt to force spanning tree recalculations and thereby disrupt the network data flow. Spanning tree protocol attacks can be mitigated using the BPDU guard and the root guard features available, for example, in the Cisco Catalyst range of switches. These features are designed to enforce the placement of the root bridge in the spanning tree topology and can also be used to prevent rogue switch network extensions. तो स्पैनिंग ट्री जो है, जैसा कि हमने बात की थी, ये हमारे ईथरनेट नेटवर्क को, लेयर 2 नेटवर्क को लूप फ्री बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका काम करने का बाकायदा एक तरीका है. पहले एक रूट ब्रिज जो है वो डिसाइड होता है एंड दैट बिकम्स द सेंट्रल पार्ट of the entire layer 2 topology, and based on that root bridge the topology is dependent and it can change. So an attacker may try to force a re-election of the root bridge and may try to reassign the root bridge to a rogue device, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि नेटवर्क में एक्चुअली बिलोंग नहीं करती, जो कि अटैकर ने प्लेस की है. This can disrupt the entire layer 2. This can make the layer 2 unstable. और जो BPDUs हैं, Bridge Protocol Data Units, they will be again be generated, obviously. और उसको prevent करने के लिए हम certain measures लेते हैं. For example, root guard, BPDU guard, और ऐसी configuration है जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. Then there is DHCP spoofing and starvation attacks. So dynamic host configuration protocol spoofing and starvation attacks are methods to exhaust the DHCP address pool on the DHCP server, resulting in resource starvation where no DHCP addresses are available to be assigned to legitimate users. तो DHCP starving attack के अंदर एक अटैकर ये करता है कि DHCP के सर्वर को बहुत सारे invalid, illegitimate requests भेजता है through software, for example. एंड DHCP सर्वर के अंदर एक स्पेसिफिक पूल हमने डिफाइन किया होता है एंड दैट IP एड्रेस पूल जो है इज डिपेंडेंट यूजुअली ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर कि उसके ख्याल में कितने जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं नेटवर्क के ऊपर और उसकी बेसिस पे वो एक रेंज डिफाइन करता है. फॉर एग्जांपल इट कुड बी 256 IP एड्रेसेस मीनिंग 1 क्लास C का जो एक सबनेट है, दैट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में डिफाइन अ क्लास C सबनेट meaning 255 addresses actually, which are usable IP addresses. Now, if an attacker, with the help of software, keeps sending requests to the DHCP server and sends, for example, 250 requests to the DHCP server, तो उसका pool जो है वो exhaust हो जाएगा और फिर जब एक valid computer connect करने की कोशिश करेगा to the network and will ask for a IP address from the DHCP server, the DHCP server will not have any IP addresses. So our computers will not be able to connect to the network because they will not be issued an IP address and they will not receive the configuration from the DHCP server जो कि एक कंप्यूटर को जिसकी ज़रूरत होती है. Now we look at port level traffic controls. Port level traffic controls क्या होते हैं? Port based traffic control features can be used to provide protection at the port level. And let's take an example of catalyst switches, for example. इनके अंदर port level traffic controls के अंदर क्या क्या आता है? First of all, we have storm control, then we have protected ports, then we have private virtual local area networks, we have port blocking, and we have port security features. अब हमने सारे के सारे layer 2 के जब attacks देख लिए हैं, अब हम solution की तरफ आते हैं. और जैसा कि हमने देखा कि हर जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल सिस्को के पास अपने डेवलप्ड कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल होते हैं. तो लेट्स टेक अ लुक कि इनमें से एक एक को देखते हैं कि पोर्ट लेवल सिक्योरिटी कंट्रोल जो हैं, इसमें प्राइवेट VLAN भी आता है, स्टॉर्म कंट्रोल भी आता है और इसके अंदर और भी जो हैं फीचर्स अवेलेबल हैं. एक एक करके देखते हैं कि इन फीचर्स का बेनिफिट जो है, व्हाट इज इट टू एक्चुअली सिक्योर द लेयर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, let's take a look at storm control. So a local area network storm typically occurs when hostile packets
are flooded on the LAN segment, creating unnecessary and excessive traffic resulting in network performance degradation. Several factors can cause a storm on a network. Examples include errors in the protocol stack implementation or a loophole that is exploited in a device configuration. The storm control feature prevents regular network traffic from being disrupted by a broadcast, multicast, or unicast packet storm on any of the physical interfaces. So one type of attack or one method in which the network traffic can be degraded and can be affected is कि एक storm जो है, storm का मतलब यह है कि बहुत सारी traffic जो है वो generate हो for any particular reason. It could be because of a network error, it could be because of an attack, or it could be because of wrong configuration of the network. So storm जो है, it's like a flood of traffic which will affect the actual traffic, legitimate traffic जिसने travel करना है. तो storm को रोकने के लिए there are some features that are available और उसमें unicast traffic है. Unicast traffic means which is intended to one recipient. Multicast traffic is traffic which is sent from one source but is intended to reach several destinations at the same time. And then we have broadcast traffic. Broadcast traffic का मतलब होता है source एक है और वो सारे के सारे जो components हैं उन तक पहुंचना चाहिए. जैसे कि हमने देखा था कि ARP के अंदर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के अंदर, और बाकी जो TCP/IP के स्टैक के प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर ब्रॉडकास्ट इज अ कॉमन फीचर. सो इन स्टॉर्म कंट्रोल, द ट्रैफिक स्टॉर्म कंट्रोल, ऑल्सो नोन एज अ ट्रैफिक सप्रेशन फीचर, यानी कि ट्रैफिक को रोकने का जो फीचर है, दिस मॉनिटर्स इनबाउंड पैकेट्स ओवर अ 1 second इंटरवल and compares it to the configured storm control suppression level by using one of the following methods to measure activity. This could be the percentage of total available bandwidth of the port allocated for broadcast, multicast, or unicast traffic. And it could also be based on the traffic rate over a 1 second interval in packets per second at which broadcast, multicast, or unicast packets are received on an interface. Now, when we want to stop the storm, there are two ways to measure. और इसको implement करने के दो तरीके हैं. एक तरीका ये है कि हम percentage के ऊपर काम करते हैं और हम कहते हैं कि broadcast, multicast या unicast जो traffic है, उसकी एक particular percentage जो है उससे ज़्यादा ना हो. Any of these three categories. यानी कि पोर्ट के ऊपर जितनी traffic travel कर रही है, a particular percentage should be the broadcast, unicast or multicast traffic. The second one is कि broadcast, multicast और unicast traffic packets per second जो आ रहे हैं over a 1 second interval, उसकी basis पे measure किया जाता है कि storm को limit, अगर अवल तो storm है कि नहीं, और अगर है तो उसको limit करना है कि नहीं. Now, with either method, the port blocks traffic when a threshold is reached, filtering out all the subsequent packets. As the port remains in a blocked state, the traffic continues to be dropped until the traffic rate drops below the suppression level, at which point the port resumes normal traffic forwarding. The storm control action, shutdown, and trap command is used to specify the action to be taken when a storm is detected. By default, the storm traffic is suppressed when no action is configured. तो जब storm control हम configure करते हैं तो इसका benefit हमें क्या मिलेगा? इसका benefit ये है कि if there is excessive broadcast, unicast or multicast traffic on our network traveling around and it is because of any reason, तो हम obviously चाहेंगे कि इस वजह से हमारा network down ना हो, and this would affect basically the availability or the performance of the network. तो इसको जब हम configure करते हैं, कोई भी अगर threshold reach हो, या तो percentage of traffic का या पैकेट्स पर सेकंड का अगर थ्रेशोल्ड जो है, जो हमने सेट किया हुआ है, मार्क जो हमने सेट किया हुआ है, अगर वो रीच होता है तो ट्रैफिक, वो वाली ट्रैफिक जो एक्सीड कर रही है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है. जैसे ही वो ट्रैफिक थ्रेशोल्ड से नीचे आती है तो वो जो ट्रैफिक हमने रोकी थी वो दोबारा से ट्रैवल करने लग जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटेक्टेड पोर्ट्स ऑफ अ स्विच, जिसको हम प्राइवेट VLAN एज कहते हैं. So in some network environments, there is a requirement for no traffic to be seen
or forwarded between hosts on the same LAN segment, thereby preventing inter-host communications. The private VLAN edge feature provisions this isolation by creating a firewall-like barrier, thereby blocking any unicast, broadcast, or multicast traffic among the protected ports on the switch. Note that the significance of the protected port feature is limited to the local switch, and there is no provision in the private VLAN edge feature to isolate traffic between two protected ports located on different switches. For this purpose, the private VLAN feature can be used, यानी कि private VLAN edge फर्क है और private VLAN फर्क है. So private VLAN edge जो feature है, इसका मकसद क्या है, हम कब यूज करते हैं इसको? There may be a switch and हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो दो सर्वर्स कनेक्टेड हैं डायरेक्टली टू दिस सिंगल स्विच, ये आपस में कोई भी ट्रैफिक, यूनिकास्ट की, ब्रॉडकास्ट की या मल्टीकास्ट की ट्रैफिक जो है वो ना भेज सके. तो हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड पोर्ट्स जो हैं स्विच के ऊपर, वो जो दो पोर्ट्स हैं जहाँ पे सर्वर्स कनेक्टेड हैं, उन दोनों को एज अ प्रोटेक्टेड पोर्ट कन्फिगर करते हैं as part of the feature which is called private VLAN edge. This is a special feature, and then those two ports will not be able to send any traffic to each other. तो इसके बाद हम देखते हैं कि private VLAN feature और private VLAN edge feature में क्या फ़र्क है. Now, the private VLAN edge offers the following features. इसको हम देखते हैं, and then we will talk about private VLAN after this. The switch will not forward traffic, unicast, multicast, or broadcast between ports that are configured as protected. Data traffic must be routed via a layer 3 device, यानी कि router for example, between protected ports. Control traffic such as routing protocol updates is an exception and will be forwarded between protected ports. Forwarding behavior between a protected port and a non-protected port proceeds normally per default behavior. Now, when we configure two ports on a switch as private VLAN edge or as protected ports, तो उनके दरमियान ट्रैफिक ट्रैवल तो नहीं कर सकती, ये तो हमने अभी बात भी की. लेकिन किस तरह की ट्रैफिक ट्रैवल नहीं कर सकती? So normal traffic will not travel between the two ports, but information such as routing protocol updates will travel between the ports. और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि दो प्रोटेक्टेड पोर्ट्स के दरमियान ट्रैफिक जो है वो ट्रैवल करे, तो आपको एक लेयर 3 पोर्ट या लेयर 3 डिवाइस को वो इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है ताकि वो राउट करे इन्फॉर्मेशन को. यानी लेयर 2 के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते, फिर आपको लेयर 3 डिवाइस के पास जाके ये रिजॉल्व करना पड़ता है. और इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर एक प्रोटेक्टेड पोर्ट है और उसके साथ वाला पोर्ट जो है वो अनप्रोटेक्टेड नॉर्मल रेगुलर पोर्ट है, तो उनके दरमियान नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो करती है. तो सिक्योरिटी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई दफ़ा ऐसे सिचुएशंस अराइज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक पोर्ट्स को के ऊपर कंट्रोल्स कुछ लगाने पड़ते हैं, एंड दिस फीचर कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. अब नाउ जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर कि जब आप सिस्को के एक स्विच के ऊपर कन्फिगरेशन करते हैं, व्हाट इज इट लाइक, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दिस कन्फिगरेशन. So here we are going to configure a particular port, और उस पोर्ट का जो नंबरिंग है वो है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1. This is just the particular way that the port has been numbered. हम उसके अंदर पहले एंटर करते हैं, and in the config interface mode we then enter switch port protected and then end. और इससे क्या होता है कि ये वाला पोर्ट जो है वो एज अ प्रोटेक्टेड पोर्ट कन्फिगर हो जाता है, यानी कि port fast Ethernet 0/1 has now been configured as a switch port which is protected. And then just to verify, we will type in show interfaces fast Ethernet 0/1 switch port, और आपको यहाँ पे नजर आएगा protected :true, यानी कि this is a protected port. अब हम देखते हैं private VLAN, यानी कि PVLAN, and what is the difference between a private VLAN and a private VLAN edge. The private LAN feature prevents inter-host communications, providing port-based security among adjacent ports within a VLAN
across one or more switches. So the private VLAN provides layer 2 isolation to quarantine hosts from one another among ports within the same private VLAN. Now, what are the particular features of a private VLAN? Access ports in a private VLAN are allowed to communicate only with the certain designated router ports. In most cases, this is the default gateway IP address. Private VLANs and normal VLANs can coexist on the same switch. To prevent inter-host and inter-server communication, private VLAN can be used efficiently because the number of subnets or VLANs is greatly reduced, although the segmented approach within a single network segment is still achieved. The number is reduced because there is no need to create extra subnet or VLANs. The private VLAN का एक जो benefit है, apart from blocking inter-host, यानी कि computers जब connected हैं तो हम चाहते हैं कि उनकी traffic आपस में बातचीत ना कर सकें, या inter-server, यानी कि for example in a DMZ हम चाहते हैं कि DMZ के जो ports हैं वो इस तरीके से configure किए जाएं कि जो servers हैं वो एक दूसरे से बात ना कर सकें. इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? DMZ को हम जो डीमिलिटराइज जोन है, डीमिलिटराइज जोन के ऊपर हम एक्सेस देते हैं फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि वी विल बी होस्टिंग अ वेब सर्वर. उसके जो साथ वाला सर्वर है दैट इज आल्सो अ वेब सर्वर. उसके साथ जो सर्वर पड़ा हुआ है कनेक्टेड टू द DMZ, पार्ट ऑफ द सेम DMZ, कनेक्टेड टू द फायरवॉल, इट कुड बी सम अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सर्वर फॉर एग्जांपल. एंड वी डू नॉट वांट कि हमारा यूजर जो है वो एक सर्वर पे जब आता है तो वहां पे with the help of an attack that user enters the server और वहां से वो DMZ के दूसरे सर्वर पे टेलनेट करता है या एक्सेस करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो ऑथराइज्ड नहीं है. So sometimes what you do is when you want to block the inter server communication, यानी कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे हम बात ना कर सकें, तो जब हम प्राइवेट VLAN को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम अभी डायग्राम में देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, because you always allow that the ports which are configured as a private VLAN, they can always talk to one particular port जिसको हम promiscuous port कहते हैं. आइए डायग्राम में देखते हैं. So this is the way how a private VLAN is configured. इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि there is a promiscuous port and all the ports which are configured as private VLAN which are belonging to a community, they can all talk to the promiscuous port. तो ये जो promiscuous port होता है यूजुअली ये डिफॉल्ट गेटवे होता है जहां से ट्रैफिक ने फॉर एग्जांपल बाहर निकलना है स्विच से. नाउ अदर देन दैट देयर इज आल्सो एन आइसोलेटेड पोर्ट, और अब हम इसको देखेंगे कि promiscuous पोर्ट क्या होता है, कम्युनिटी VLAN का पोर्ट क्या होता है, और इसके अलावा आइसोलेटेड पोर्ट क्या होता है. तो लेट्स टेक अ लुक एट promiscuous पोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. A promiscuous port can communicate with all the interfaces or the ports, including the isolated and community ports within a private VLAN. The function of the promiscuous port is to move traffic between ports in community or isolated VLANs. It can use access lists to identify which traffic can pass between these VLANs. Only one promiscuous port is allowed per single private VLAN, and it serves all the community and isolated VLANs in the private VLAN itself. तो promiscuous port का मकसद ये होता है कि वो सारे के सारे community VLAN ports और isolated जो ports हैं उनसे वो बात कर सकता है, और वहाँ पे हम access control list भी लगा सकते हैं to decide कि कौन से VLANs जो हैं वो दूसरे VLAN से बात कर सकते हैं, मीनिंग कि कौन से पोर्ट्स जो हैं वो दूसरे पोर्ट से बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज द आइसोलेटेड पोर्ट. एन आइसोलेटेड प्राइवेट VLAN पोर्ट हैज कंप्लीट लेयर 2 segregation from all the other ports within the same private VLAN, but not from the promiscuous ports. Traffic from the isolated port is forwarded only to the promiscuous ports and none other. तो एक आइसोलेटेड पोर्ट जो है उसका क्या फंक्शन होता है? आइसोलेटेड पोर्ट जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो उस प्राइवेट VLAN के अंदर और किसी भी पोर्ट से बात नहीं कर सकता,
एक्सेप्शन है प्रोमिस्कुअस पोर्ट, और प्रोमिस्कुअस पोर्ट जो जब हमने बात की, यूजुअली प्रोमिस्कुअस पोर्ट जो है दैट इज द वे टू गेट आउट ऑफ द स्विच. फॉर एग्जांपल जब हम बाकी नेटवर्क से बात करना चाहते हैं, इट कुड बी द डिफॉल्ट गेटवे जहाँ पे फॉर एग्जांपल राउटर कनेक्टेड है. आइसोलेटेड पोर्ट जो है वो वाहिद जिसके साथ बात कर सकता है दैट इज द प्रोमिस्कुअस पोर्ट, एंड आइसोलेटेड पोर्ट्स कैन नॉट टॉक टू ईच अदर. फिर आखिर में हम देखते हैं कि कम्युनिटी पोर्ट क्या होता है. Community ports are logically combined groups of ports in a common community and can pass traffic among themselves and with the promiscuous ports. Ports are separated at layer 2 from all other interfaces in other communities or isolated ports within their private VLAN. Now, the way that the promiscuous port, the isolated port, and the community ports work, ये क्योंकि this may be a little confusing, आइए एक और डायग्राम के अंदर देखते हैं कि इसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी कैसे होती है. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक स्विच के ऊपर एक प्राइवेट VLAN कॉन्फ़िगर किया हुआ है. सेंटर में आपको एक प्रोमिस्कुअस पोर्ट नजर आ रहा है जिसके ऊपर पॉसिबली जो है हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है दी डिफॉल्ट गेटवे, या जो राउटर है यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो राउट है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. फिर हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे देयर इज कम्युनिटी VLAN A, उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर जो 4 पोर्ट्स हैं हमने कॉन्फ़िगर किए हैं कम्युनिटी VLAN A. इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पोर्ट्स इन कम्युनिटी VLAN A कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर पोर्ट इन द सेम कम्युनिटी VLAN. यानी कि ये जो 4 पोर्ट्स हैं कम्युनिटी VLAN A में, दे कैन ऑल टॉक टू ईच अदर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बट दे कैन नॉट टॉक टू एनी अदर कम्युनिटी, and obviously these ports can all talk to the promiscuous port. दूसरा देखते हैं जो next 4 हैं, we are moving from left to right, जो next 4 ports हैं switch के, they are configured as community VLAN B. Now in community VLAN B हम ये देखते हैं कि ports in different community VLANs cannot communicate, they need to go through the promiscuous port. यानी कि community VLAN A का एक जो पोर्ट है वो कम्युनिटी VLAN B के किसी पोर्ट के साथ बात नहीं कर सकता. अगर आप ये करना चाहते हैं, यू हैव टू गो थ्रू द promiscuous port which would be configured possibly as a layer 3 port, and it would enable routing between these two community VLANs. Then we move to the next 4 ports which are configured as isolated VLAN C. और इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ports in isolated VLAN cannot communicate with any other port in the same isolated VLAN. Finally हम ये देखते हैं कि जो लास्ट 4 पोर्ट्स हैं राइट साइड पे, they are configured as community VLAN D. Ports in isolated VLAN cannot communicate with other secondary VLANs. They need to go through the promiscuous port. तो हम ये देख रहे हैं कि isolated ports जो हैं they cannot talk to any other port, meaning any other ports in belonging to other community. Now what we will see next is port security. और जो port security है that is also a feature जो कि हम switch के ports के ऊपर enable कर देते हैं, और हम इसको use करते हैं when we want to limit कि एक particular MAC address यानी एक specific MAC address जो है वो सिर्फ connect कर सके to a port, या हम ये limit करना चाहते हैं कि a specific number of MAC addresses they can connect to a specific port. आइए हम port security को देखते हैं. So port security is a dynamic feature that prevents unauthorized access to a switch port. The port security feature can be used to restrict input to an interface by identifying and limiting the MAC addresses of the hosts that are allowed to access the port. When secure MAC addresses are assigned to a secure port, the switch does not forward packets with source MAC addresses outside the defined group of addresses. So as we have seen, port security के अंदर हम different हमारे पास capabilities आती हैं, and we can actually restrict the number of MAC addresses that are allowed on this port, or we can restrict that a particular MAC address should be allowed to connect to the switch and no other port should be allowed to connect to the switch. और उसके अंदर एक और फीचर होता है लर्निंग का. आप स्विच के पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि वो लर्न करना शुरू कर दे कि मैक एड्रेसेस कौन से कनेक्टेड हैं, एंड देन हम उसको फ्रीज कर देते हैं, एंड देन वी कैन फ्रीज इट इन अ वे ताकि जो
ऑलरेडी लर्नड आईपी एड्रेसेस या मैक एड्रेसेस हैं, उसके अलावा कोई मैक एड्रेस कनेक्ट ना कर सके. So by that we actually limit that which physical device is connecting to our switch. Now that actually brings us to the end of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने लेयर 2 या डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमने एग्जामिन किया और देखा कि ARP, DHCP और ऐसे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं. फिर हमने देखा कि there are different types of attacks that can take place on the layer 2. For example, MAC spoofing attack, DHCP का एक अटैक है, उसके बाद ARP spoofing attack है, and there are different types of attacks. And then what we saw was that there are different measures on layer 2 जो हम ले सकते हैं. For example, हमने जो है private VLAN edge feature को पढ़ा कि वो क्या होता है. फिर हमने private VLAN के अंदर देखा कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन से पोर्ट्स दूसरे के साथ बात करें. एंड प्राइवेट VLANs यूज 2 और 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स. उसके अंदर आइसोलेटेड पोर्ट भी कन्फिगर कर सकते हैं, उसके अंदर हम कम्युनिटी पोर्ट भी कन्फिगर कर सकते हैं, एंड देन देयर इज अ प्रोमिस्कुअस पोर्ट एज वेल. एंड फाइनली हमने ये देखा कि देयर इज पोर्ट सिक्योरिटी, जिसके अंदर हम लिमिट कर सकते हैं कि विच फिजिकल डिवाइस इज कनेक्टिंग टू द स्विच. तो स्विचेस के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स जो कि इनेबल किए जा सकते हैं. I hope that you enjoyed the lecture for today. In the next lecture, we will be talking a little bit more about switches, and then we will talk about the spanning tree security features and some other security features as well. I would like to thank you for joining me today, and I'm looking forward to see you in the next lecture. Allah Hafiz. Thank you.